Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again for the subject of cost accounting. I hope you're doing well. Right now, let me continue with what I left up with last time. बिफोर दैट वेरी क्विकली अ रिमाइंडर कि हमने लास्ट टाइम किया क्या, वो तो हम पता कर ले. ओके फाइन. ऐसा था सर मैडम कि मैंने आपको बताया कि हम मटेरियल का चैप्टर कर रहे हैं, और जो मटेरियल का चैप्टर है वो आधारित है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के ऊपर, उसको कैश 6 भी कहते हैं. लास्ट टाइम हमारा ध्यान था रिसिप्ट ऑफ मटेरियल पे, और मैंने ये आपको पूरी कोशिश तो की थी बताने की कि बाइंग मटेरियल विच इज़ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल. बोलने के लिए 3 शब्द है रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, और आपके घर में अगर आप मटेरियल किचन के लिए ख़रीदने को जाओ, बहुत सिंपल होता है. ओके, हाथ में पैसा रखो, बटुए में पैसा रखो, गूगल पे में पैसा रखो, वॉलेट में पैसा रखो, मार्केट में जाओ, या मार्केट में आजकल जाने की भी ज़रूरत नहीं है. आप अमेज़ॉन से कर सकते हो शॉपिंग, आप बिग बास्केट से कर सकते हो शॉपिंग. दैट मीन्स देयर आर सो मेनी ऐप्स एंड वेबसाइट्स अवेलेबल. बट आपकी शॉपिंग और एक कंपनी की शॉपिंग में, एक फैक्ट्री की शॉपिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. जैसे मैंने अगर नहीं बताया तो बता देता हूँ. आपके घर में कितनी ट्यूबलाइट्स लगेगी? 4, 5, 6 ज़्यादा से ज़्यादा. एक कंपनी में कितनी लगेगी? मतलब कंपनी की छोड़ो, मैंने एक चर्च देखा है. चर्च तो काफ़ी होते हैं, बट मैं एक ही चर्च की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो देर आर अराउंड 800 to 700 ट्यूबलाइट्स. 800 to 700 ट्यूबलाइट्स. सो इफ़ अ रिलीजियस प्लेस हैज़ गॉट सो मेनी ट्यूबलाइट्स, यू कैन ओनली इमेजिन अ फैक्ट्री विच इज़ सो बिग, उसमें कितने ट्यूबलाइट्स रहते रहेंगे. तो इनकी जो खरीदारी होती है मटेरियल की, वो बल्क में होती है, क्वांटिटी बहुत रहता है, करोड़ों का टेंडर होता है. सो देर इज़ अ प्रोसीजर विच हैज़ बीन सेट अप. ओके, वो कंपनी और वो कंपनी का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है कि रिसिप्ट कैसे होगा, खरीदारी कैसे होगी. अच्छा, उसमें परचेस रिक्विजिशन करके कुछ होता है, इंक्वायरी होती है, टेंडर बनता है, परचेस ऑर्डर बनता है, फिर इंस्पेक्शन जब माल आता है होता है, फिर रिसिप्ट होता है ना. ऑल ऑफ दिस इन्वॉल्व्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. विच आर दोज डिपार्टमेंट्स? वेल, ऐसा है कि डिपार्टमेंट्स कुछ इस तरह होता है, पूरी प्रक्रिया इस तरह होती है.
ओके एंड इसके अंदर आराम से मे बी 6-7 डिपार्टमेंट और 6-7 डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स इन्वॉल्व होते हैं. नाउ यू मे से सर इतना सा तो काम है, वी जस्ट हैव टू परचेज मटीरियल. तो सर व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन इट? प्लीज नोट, इफ अगर एक ही बंदे को सोचो, अगर आप कभी डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो, अ डिमांड ड्राफ्ट इज मेड इन अ बैंक. इफ़ यू गो टू द बैंक एंड आपको कोई फीस भरने हैं, एग्ज़ाम के फीस भरने हैं, तो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाने का है 2000 का. व्हेन यू गो टू द बैंक एंड यू विल आस्क देम कि कैन यू प्लीज़ मेक अ डिमांड ड्राफ्ट फॉर मी, नो प्रॉब्लम, आपकी वो डिमांड पूरी करेगी डिमांड ड्राफ्ट की. बट दे विल मे टेल यू सर यू हैव टू वेट फॉर मे बी हाफ एन आवर, 15 minutes, 10 minutes, सर वेट. क्यों टाइम लगता है कि देर इज़ वन पर्सन who will make that draft, there is one person who will write on that draft or maybe type, get it printed, there is another person who will authorize it, there is another person who will check it. मतलब आपका ड्राफ्ट बनाने में 3 लोग बैठे. तो यू में से अरे सर वो इतने लोग क्यों बैठे, इतना क्यों टाइम पास करना है? नहीं, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चीटिंग, एरर, फ्रॉड होता है, बहुत बार होता है. इफ वन पर्सन विल डू एवरीथिंग, तो अगर वो या तो गलती कर रहा है या तो जानबूझ के घपला कर रहा है, कौन है पूछने वाला? देर इज नो बडी एल्स सुपरवाइजिंग हिम. देयरफॉर ये लंबा स्टोरी होता है कि ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट कि अगर कोई गलती करे, क्योंकि फ्रॉड अगर कोई करता है तो मे बी 1, 2 या 3 लोग, बट 50 लोग एक साथ में नहीं करेंगे. कोई ना कोई तो ईमानदार लिखनेगा. हाँ, वो ईमानदार सीटी बजाएगा, वार्निंग देगा दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग, यहाँ पे कुछ तो गलत खिचड़ी पक रही है. हाँ, इसके लिए इतने लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, सच दैट वन डिपार्टमेंट supervises, checks the work of the other department and there is no mistake which is going to happen or no fraud which is happening. Okay, now last time हमने purchase के बारे में सुना and connected to that I tried to explain to you that a production department is different, stores department is different, a purchasing department is different, a goods receive department is different, and a quality control, quality check department is different. There were few documents which I shown you on the screen which is required when goods are purchased. Very quickly I'll go through them क्योंकि वो last time हमने किया है. Above is purchase requisition. सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट बनता है जिसको परचेज करना है वो डिपार्टमेंट, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. उसके बाद में क्या बनता है? परचेस ऑर्डर, वो परचेस डिपार्टमेंट करता है कि कौन से सप्लायर से कितने रेट में कितना माल खरीदेंगे. फिर माल आता है तो गुड्स रिसीव्ड नोट बनता है और उसको जब इंस्पेक्ट किया जाता है फॉर क्वालिटी डिफेक्ट्स एंड स्टफ, इंस्पेक्शन नोट. दीज आर द डॉक्यूमेंटेशन, द कागजात, the documentation which is required when the materials are purchased. After that I did my best to explain to you कि how is the valuation done. जब माल आता है तो बाकी और कितने खर्चे होते हैं, वो खर्चे कौन से ऐड होते हैं, कौन से सब्ट्रैक्ट होते हैं. बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग एट कॉस्ट प्राइस, और अगर कॉस्ट प्राइस गलत है तो माय डियर ऑटोमेटिकली जो सेल प्राइस है या तो जो इशू प्राइस होगा वो भी गलत ठहराया जाएगा या आपको मिलेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसका वैल्यूएशन. ओके, लास्ट में था कि कैश डिस्काउंट अगर आता है उसको आपको इग्नोर करना है. टुडे अ कंसंट्रेशन इज स्पेसिफिकली ऑन द इश्यूज ऑफ मटेरियल. नाउ प्लीज नोट, सर इशू मतलब कुछ झगड़ा होता है? नहीं, इश्यूज टू गिव. तो मटेरियल किसको देते? कस्टमर को देते? बिल्कुल नहीं, हम लोग मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं. इट डिपेंड्स कौन सा मटेरियल, बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स. नाउ होल्ड ऑन, सी देर आर सो मेनी सेक्शंस दैट कैन बी देयर इन अ फैक्ट्री गोडाउन. बहुत सेक्शंस हो सकते हैं. फैब्रिक स्टोर, कटिंग, सूइंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, क्वालिटी चेक, पैकिंग, शिपिंग,
finishing, we are concentrating on that first, stores department. तो stores department में माल रखा जाता है. Please understand कौन सा माल रखा जाता है. Very very important for you to know, जो issue के साथ में connected है. So today the issue of this lecture is to understand the issue of material. First let's understand कि कौन से टाइप के मटेरियल एक स्टोर्स डिपार्टमेंट में रखे जाते हैं. देखो, पहला एक होता है स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल, उसके बाद होता है नॉन स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल, उसके बाद होता है स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेट्रा, एंड लास्टली इट्स कंज्यूमेबल्स, स्टेशनरी, कैपिटल आइटम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डिफरेंट मटेरियल्स आर रिक्वेस्टेड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल ये किसको चाहिए? अगर हम टेक्सटाइल कंपनी की बात कर रहे तो कपड़ा लगेगा, कपड़ा. ओके, तो कपड़ा रोल्स में आता है, रोल्स में. ओके, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 500 मीटर्स. तो ये स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल है एक कपड़े टेक्सटाइल वाली कंपनी के लिए. अगर वो प्लास्टिक का सामान बनाते हैं तो प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़े में आता है, वो स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल होता है. तो वो स्टोर्स डिपार्टमेंट को लगेगा. ओके, क्योंकि वो रखना है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब रिक्वेस्ट करे उनको देना है. ओके, हाँ. नॉन स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल ये क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल, प्लीज रीड. रिक्वायर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ओके, सो होल्ड ऑन. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्यों लगेगा? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देयर आर सम इक्विपमेंट्स, सम मशीन्स जहाँ पे ये मटेरियल आपको लग सकता है. ओके, नॉन स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल. नेक्स्ट, स्टोर स्पेस. ये किसको लगेगा? ये जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उन लोग ऑर्डर करेंगे कि भाई मशीन खराब हो गया है, नट बोल्ट गायब है, ये वाला पार्ट खराब हो चुका है, उसको आप ऑर्डर करा के लेके आ जाइए. कंज्यूमेबल स्टेशनरी, ये में भी ऑफिस के लोग ऑर्डर करेंगे. देयर आर डिफरेंट मटीरियल्स. अगर एक शिप है, ओके, बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं ना, उनमें भी ऐसे गोडाउन्स होते हैं और उधर नॉट जस्ट खाने का सामान, बट बिकॉज व्हेन अ शिप लीव्स अ पोर्ट, जब तक वो नेक्स्ट पोर्ट तक पहुंचे मे बी 10-15 दिन चली जाएगी. तो अगर लाइट चला गया, दे विल हैव एडिशनल बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, वायरिंग. अगर कंप्यूटर सिस्टम है तो प्रिंटर रहेगा, पेपर्स रहेंगे. ऑल ऑफ दिस, खाने पीने का सामान भी रहेगा क्योंकि खाना पीना भी तो है, बट बाकी का सामान भी रखेगी. तो उसी तरह सारे तरीके के सामान, बिकॉज अ कंपनी शुड नॉट स्टॉप टू वर्क इन एनी डिपार्टमेंट. सब डिपार्टमेंट का काम आगे जाता जाना चाहिए. तो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो डिफरेंट चीज़ें अपने ज़रूरत के हिसाब से स्टोर्स डिपार्टमेंट से मांगती है. तो उन अलग अलग चीज़ों का क्या होता है? रिक्विजिशन. ओके, स्टोर्स डिपार्टमेंट का एक मैनेजर रहेगा, ही विल फिल अप अ रिक्विजिशन फॉर्म. मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर रहेगा, बॉस रहेगा, ही विल फिल अप अ रिक्विजिशन फॉर्म. हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए. सो दीज आर द डिफरेंट पीपल इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिनका हक बनता है रिक्विजिशन फॉर्म भरकर देने का. ओके, राइट नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द स्टोर्स डिपार्टमेंट. कि ये स्टोर्स डिपार्टमेंट करता क्या है? देखो, ये खरीदने का भी काम करता है, रखने का भी काम करता है, इशू करने का भी काम करता है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रिसिप्ट, स्टॉकिंग एंड इश्यूज. ओके, अ फ्यू मोर थिंग्स जो आपको स्टोर्स मैनेजमेंट के बारे में पता होने चाहिए. स्टोर्स फंक्शंस एज एन एलिमेंट ऑफ मटेरियल डिपार्टमेंट हैज एन इंटरफेस, मुखड़ा, चेहरा, with many user departments in its daily operations. मतलब stores will have within it normal raw material, standard, non-standard raw material, office का सामान, maintenance का सामान. So it is an interface, it is a चेहरा. ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, वो वाला, सब लोग आएंगे अपने अपना सामान पूछने के लिए. Okay, the point above, I'll point it out. The basic purpose served by stores is the provision of uninterrupted service to the manufacturing department. सबसे important काम, बाकी काम 2-3 दिन डिले हो सकता है, but the manufacturing department should not stop the manufacturing.
उन लोग क्या बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लोग, हमको तो माल दिया ही नहीं, स्टोर्स का काम है ये पक्का करना कि एडिक्वेट माल है, ज़्यादा नहीं कम नहीं, बट एडिक्वेट माल हमेशा स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास में होना चाहिए। आगे, स्टोर्स एक्ट्स एज अ कुशन बिटवीन परचेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑन वन हैंड एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑन दी अदर। कुशन का मतलब क्या है? इट इज़ अ सेफ्टी गैप बिटवीन, जैसे दो ट्रेन की कोचेज में थोड़ा कुशन होता है ना, सेफ्टी, उसी तरह स्टोर्स डिपार्टमेंट एक्ट्स एज अ सेफ्टी, अ कुशन, ओके, अ पिलो कुशन बिटवीन परचेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। ओके, बाकी यहाँ पे मैंने फंक्शंस इस स्लाइड में लिखे गए थे। ओके, फंक्शंस ऑफ रिसीविंग सेक्शन, वो स्टोर्स डिपार्टमेंट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक जगह है जहाँ पे माल आता है, वहाँ पे क्या क्या काम और कौन से डॉक्यूमेंट्स बनने चाहिए, ये हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम कवर अप कर लिया था। ओके, स्टोर्स सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, इनका रिसिप्ट का प्रोसीजर क्या होता है। ओके, अगेन इट हैज बीन डिस्कस्ड लास्ट टाइम, व्हेन मटेरियल आर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स एंड एंट्री इज मेड इन द डेली गुड्स रिसिप्ट रजिस्टर, द कंटेंट्स ऑफ, उसके अंदर लिखा क्या गया है, डेट एंड टाइम, नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द कैरियर, चलान नंबर, दिस इज डॉक्यूमेंट नंबर, आइटम डिटेल्स, क्वांटिटी, परचेस ऑर्डर, कभी कभी कुछ गलत मिल जाता है या खराब माल मिल जाता है तो उसको रिजेक्ट करते हैं, रिसीव्ड बाय, इंस्पेक्टेड बाय, पूरा तामझाम, पूरा ऑटोबायोग्राफी, बिकॉज ये माल 10-20 रुपए का नहीं है, करोड़ों का है। सो वेरी केयरफुली, सटीकता से, बारीकी से इसका निरीक्षण होना चाहिए, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, द सीमेंट हैज़ टू बी गुड, द सैंड हैज़ टू बी गुड, द आरसीसी, द रीइंफोर्स्ड बार्स, स्टील बार्स, दे हैव टू बी गुड, क्योंकि अगर उनका क्वालिटी खराब निकला, automatically the construction will be of a bad quality and people may lose their lives. Okay, so that becomes very very important. Okay, यहाँ पे क्या कहा है कि pricing rules governing issues of material, तो when you issue material, जब स्टोर्स डिपार्टमेंट से माल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की ओर जाता है तो कौन से रूल्स फॉलो करते हैं प्राइसिंग करने के लिए, भाव के लिए, कि कौन से भाव को, कौन से रेट पे ये गया है। आपने ये सुना होगा, FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO मेथड, नॉट यूज्ड मच, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज कॉस्ट मेथड, रिप्लेसमेंट, एक्चुअल प्राइस मेथड एंड इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निक एंड द सिस्टम दैट द कंपनी इज फॉलोइंग, अलग अलग। FIFO method being one of the more famous methods which are used to value the receipts. Okay, now I was telling you कि stores department अलग होता है, ये ऊपर क्या है, this is like a manufacturing or a production department. You see the material is required in these departments, but ये अपने पास रखते नहीं है, कोई भी मटेरियल रहेगा, क्योंकि ये लोग बोलेंगे हमारा ध्यान मैन्युफैक्चरिंग पे है, हमारा ध्यान मटेरियल कहाँ रखा, कितना रखा, कितने मंगाया, कितना रिजेक्ट हुआ, वी आर नॉट कंसर्न। आ कॉन्सेंट्रेशन इज डिविजन ऑफ वर्क। ये क्या है डिविजन ऑफ वर्क? एक काम को बांटना अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ये हर बड़े कंपनी में होता है। तो द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से हमारा काम तो ओनली मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन करना है, माल हमको जब चाहिए हम रिक्वेजिशन फॉर्म भर के दे देंगे। स्टोर्स डिपार्टमेंट को हमको माल डिलीवर करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्शन ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। स्टोर्स डिपार्टमेंट इमेजिन करो एक अलग गोदाम होता है। ओके, नाउ व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड? वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज मटीरियल रिक्वेजिशन नोट। वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसके पहले दिखाया था ना, उनको जब माल चाहिए तो वो ये वाला मटेरियल रिक्वेजिशन नोट भरेगी। इसके अंदर क्या होता है? वेल, इसके अंदर पहले ये नोट क्यों बनता है? द डॉक्यूमेंट, इफ यू रीड अबाउट इट सेज, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिसयूज एंड फ्रॉड, very importantly in big companies, Samsung, LG, okay, they are manufacturing crores and crores of worth, what
white goods मतलब electronics. Okay, one refrigerator can be, if it's a smart refrigerator, 1 lakh 2 lakh rupees. Televisions go up to 5-6 lakh rupees, flat screen TVs. तो जब ये इतना बनाते हैं टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, ओके, एंड व्हेन दे कीप इट इन द स्टोर्स, इट इज़ वेरी ईजी. इफ इट्स अ मोबाइल फोन, चलो टीवी तो काफ़ी बड़ा होता है, रेफ्रिजरेटर काफ़ी बड़ा होता है, बट एक मोबाइल फोन को एक डिब्बे को चोरी करके लेके जाना, फिर उसको मार्केट में किसी को बेच देना, बहुत सिंपल हो जाता है. सो इट फ्रॉड, थेफ्ट, चोरी इज ऑलवेज पॉसिबल. हाउ कैन दैट बी रिड्यूस्ड? वेल, बारीकी से उसका रिकॉर्ड होना चाहिए. सो मटीरियल का रिक्विजिशन कौन कर सकता है? कोई तो मैनेजर रहेगा, ओके, फंक्शनल हेड होगा, वही ये भर के दे सकता है. यहाँ पे देखो, मैनेजर कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट, उसका हस्ताक्षर, साइन होना चाहिए कि इतना माल हमको चाहिए, ये जॉब कंप्लीट करने के लिए हमको चाहिए. वो पूरा डिटेल इसके अंदर भर के देगा. ओके, सो टू रिमेंबर, देयर इज एन ऑथराइज्ड सिग्नेचर, there is a departmental head signature, and there is one more signature. So there is a different person who will make this request. There is a different person in the stores department that will listen to this request, and there is a different person that will clear this request. अलग अलग लोग, तो मतलब एक बंदा झूठ बोल सकता है, सभी लोग झूठ नहीं बोल पाएंगे. Whenever material is required, whatever material is required by any department, they have to fill up a form called as material requisition note. Okay, तो issues में एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनता है जिसका नाम है bill of material. Now what do you mean by bill of material? You see, एक कंट्रोल रखने के लिए, एग्जाम्पल, if a particular wall or different walls in a factory have to be painted, so ये बिल ऑफ मटेरियल में लिखा जाएगा. क्या? स्टोर्स डिपार्टमेंट को ये दिया जाएगा कि पेंटिंग शुरू होगा, 100 लीटर्स ऑफ पेंट मैक्सिमम चाहिए ये काम पूरा करने के लिए, 100 लीटर्स. तो स्टोर्स डिपार्टमेंट 100 लीटर्स मंगा के रखेगा. पेंटर आएगा, पेंटर ने बोलेगा 100 लीटर्स दो, नहीं, वो थोड़ी 100 लीटर्स का काम एक दिन पे करेगा, वो बोलेगा 10 लीटर दो, 5 लीटर दो. स्टोर्स डिपार्टमेंट देगा, रखो 10, रखो 20, रखो 5, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके, बट दे विल नॉट गो बियॉन्ड 100. क्यों? स्टोर्स डिपार्टमेंट बोलेगा बिल ऑफ मटेरियल में तो लिखा था 100 लीटर्स में काम हो जाना चाहिए, हमने 100 लीटर्स मंगाए. अभी तो पेंटर बोलेगा अरे काम पूरा नहीं हो गया, थोड़ा एक दीवार बाकी है. तो स्टोर्स डिपार्टमेंट बोलेगा एक काम करो, ये बिल ऑफ मटेरियल एक और बनाओ, because we were only authorized to buy 100 liters and to give you differently on different days 100 liters. अगर उतने में काम नहीं हुआ है मतलब कुछ गड़बड़ हो चुका है, तो पता होना चाहिए ना क्या गड़बड़ हो चुका है. आप जाओ एक और ये बिल ऑफ मटेरियल बना के लाओ, 10 लीटर के लिए 5 लीटर, ताकि हम खरीदेंगे, उसके बाद में आपको हम इशू करेंगे. सो बिल ऑफ मटेरियल mentions, if you can please read it, okay, the item description, the code, the unit, quantity, rate, कि कौन से काम के लिए, कौन से जॉब के लिए कितना माल लगने वाला है. ओके, अगेन स्टोर्स मैनेजमेंट इन वेरियस कंपनीज इज अ बिग टास्क, बहुत बड़ा काम होता है. ओके, क्योंकि जैसे मैंने कहा खरीदारी ही इतने मात्रा में होती है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कोई भी तरह का गलत काम या एरर बिल्कुल ना हो. ओके, अब हमको क्या पढ़ना है? जस्ट लाइक देयर वाज वैल्यूएशन ऑफ रिसिप्ट, जब माल आता है तो क्या इंक्लूड करो और क्या एक्सक्लूड करो. सिमिलरली जब माल हम इशू करते हैं तो क्या इंक्लूड करो और क्या एक्सक्लूड करो, आपको पता होना चाहिए. ओके, सो अबाउ, वेल नॉट अबाउ, मेरे आसपास थोड़ा अप एंड डाउन हो चुका है. When you issue, the following should be included in the issue price and the following should be excluded. If you do read, normal loss or spoilage, please note, whenever you buy material, अगर आपने घर पे धनिया खरीदा, ओके, या कोई हरा पत्ता भाजी खरीदा,
यू विल नॉट बी एबल टू यूज हर एक पत्ता। जब साफ कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कचरा पैदा होगा। आप नोटिस करोगे, अरे मैंने तो पालक खरीदा, उसके बीच में ये गवत, ये ग्रास कहाँ से आ गया? आता है भाई, धनिया में भी आपको मिल जाएगा। हाँ ओके, तो उसको आपको, वो नॉर्मल है, होता ही है। ओके, बिकॉज आप उसके लिए भैया जी के पास जाके चिल्ला नहीं सकते हो। ओके, तो नॉर्मल लॉस ऑफ स्पॉइलेज प्रायर टू रिसिप्ट एट फैक्ट्री, ये मिलने के पहले अगर हुआ है तो ये आपको ऐड करना है। नॉर्मल लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, इफ इट्स अ लिक्विड आइटम तो थोड़ा तो इवेपोरेट होगा। फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट अगर वो बाहर से खरीदा गया है, एंड मटेरियल कॉस्ट फॉर नॉर्मल स्क्रैप, दीज आर इंक्लूडेड। एक्सक्लूडेड क्या है? फाइनेंस का कोई खर्चा होगा, इंटरेस्ट का कोई खर्चा रहेगा, डिस्काउंट का कोई खर्चा रहेगा। डीमरेज और डिटेंशन चार्जेस, जब आपका माल जो है ना वो पोर्ट पर होता है, शिप्स पोर्ट पर होता है, तो वो कुछ ही दिनों तक वहाँ पर होना चाहिए। अगर नहीं वहाँ से उसको क्लियर किया तो आपके ऊपर ये चार्जेस लगते हैं, डीमरेज और डिटेंशन चार्जेस। तो आई रिपीट, ये आपकी गलती है, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर की गलती है। तो ये क्लाइंट या कस्टमर की गलती नहीं होती, तो इसके लिए इसको इंक्लूड नहीं करते, इसको एक्सक्लूड करते हैं। अब नॉर्मल लॉसेस ड्यू टू श्रिंकेज और इवेपोरेशन, इम्प्यूटेड कॉस्ट, एंड लास्ट इज, ऊपर है मटेरियल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल स्क्रैप, नीचे है मटेरियल कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल स्क्रैप। सो दिस पेज basically explains to you कि when you issue material which should be plus included and which should be excluded. You can take a screenshot क्योंकि कभी कभी ये objectives में आ जाता है, MCQs में आ जाता है, तो क्या include है और क्या exclude है आपको hopefully याद रहेगा. There is a different set of items when you find value of receipts, and there's a different set of items when you find value of issues. Okay, अभी ये स्टोर्स में ना रिकॉर्ड किस तरह रखा जाता है, या तो स्टॉक लेजर बनाकर या तो बिन कार्ड बनाकर. बिन कार्ड, ओके, सो अंग्रेजी का बिन है, BIN. उसमें क्या डिटेल्स होते हैं? वेल, रिसिप्ट, कितना माल आया, वेल ऊपर लिखा है नेम ऑफ द आर्टिकल, कोड नंबर, ओके, तो कितना माल आया, गुड्स रिसीव्ड नोट रहेगा और क्वांटिटी. इशू, कितना माल आपने दिया, और बैलेंस, कितना माल बच गया. तो आई रिपीट, व्हाट इज अ बिन कार्ड? अ बिन कार्ड बेसिकली इज द रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट सेक्शंस इन अ स्टोर, कि कितना माल, कौन सा माल है, कितना खरीदा गया है, कितना इशू किया, बेचा नहीं है, ओके, बेचते नहीं आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हो, कितना इशू किया है, ओके, और कितना बच गया है. बिकॉज ऊपर अगर आप देखो, देर इज अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम, एंड देर इज एन ऑर्डरिंग क्वांटिटी. तो जैसे ही अगर आपकी किचन में बटाटे 10 है तो मम्मी को इतनी टेंशन नहीं है, बट जैसे ही वो 2 हो जाएगी तो मम्मी को थोड़ी टेंशन आएगी. क्यों? बोलेगी अरे कम हो रहे हैं. तो वो क्या करेगी, तो वो 2 बटाटे उनके दिमाग में क्या है, मिनिमम. शी विल गो टू द मार्केट, शी विल ऑर्डर 1 kg पोटैटोस. हाँ, तो वापस से वो मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा. तो अभी हम लोग कुक करेंगे, कोई टेंशन नहीं है. तो इवन योर मॉम इज लिटिल बिट डूइंग स्टोर्स मैनेजमेंट, किचन के अंदर रेफ्रिजरेटर का, कैबिनेट्स के अंदर मसालों का, वो भी करती है, मिनिमम और मैक्सिमम. ओके, तो दैट इज बेसिकली अ बिन कार्ड विच इज अ record, okay, of the different sections and the different material in a stores department. Lastly, today, before I tell you tata, I'm going to introduce to you stock verification. What does verification mean? ये verification मतलब पूछताछ होता है ना, लोगों का भी पूछताछ होता है. जब आप वैक्सीन लेने जाओ तो वो पूछते हैं, आप हो? तो आप बोलोगे मैं तो मैं ही हूँ. नहीं, प्रूव करो. तो आप आधार कार्ड दिखाते हो, देखो ये आप डालो वेबसाइट में, आपको पूरा डिटेल आ जाएगा, मेरा ये स्कैन वो स्कैन ना, सब कुछ पता चल जाएगा. यू शो योर आधार कार्ड टू वेरीफाई. सिमिलरली गोदाम में स्टॉक का भी वेरिफिकेशन होना चाहिए. क्यों होना चाहिए स्टॉक का वेरिफिकेशन? प्लीज रीड. द फिजिकल स्टॉक, जो स्टॉक है, वेरीफाइड मस्ट बी रिकंसाइल्ड विथ द बैलेंसेस शोन इन द स्टॉक लेजर ऑफ बिन कार्ड. बिन कार्ड में देयर इज अ रिकॉर्ड, कितना माल है, बैलेंस, वो तो पेपर पे है ना,
कार्ड पे है, फिजिकली मैं गिनने गया 1 2 3 4 5, बिन कार्ड में लिखा है 10 आइटम है, मैं गिनने गया मेरे को 8 ही मिला, 2 किधर गायब हो गया? Many times you will find, and that is what happens in every factory, every godown, every stores. पेपर पे कुछ है, एक्चुअली में दूसरा ही कुछ है. There can either be a plus or there can be a minus. कम या तो ज्यादा. Please read. The actual stock may be more or less. Q compared to the book stock. Q. देखो कभी कभी तो गलती होती है, आगे लिखा भी है. The shortage or surplus, कमी या ज्यादा, should be investigated thoroughly. पूछताछ होनी चाहिए. The differences may be due to, कभी कभी लिखने में कुछ गलती हो गया, ओके, मैकेनिकल कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, या चोरी हो गई. यू नेवर नो, चोरी भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकता है. तो वेरिफिकेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन रेगुलरली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अभी कॉजेस क्या है कि ये 2 कम क्यों हो गया, ये 4 ज्यादा क्यों हो गया? देखो भाई, अलग अलग कॉजेस होते हैं, एक एक करके हम लोग कर लेते हैं. हाँ, सो दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. पहले होता है अबनॉर्मल कॉजेस. अभी अबनॉर्मल कॉजेस में एक ही टाइप है, नॉर्मल कॉजेस में 2 टाइप है. लेट मी डिस्प्ले एवरीथिंग एंड देन आई विल स्टार्ट विद द अबनॉर्मल कॉजेस. ओके, तो ये अबनॉर्मल कॉज क्या है? डिफरेंसेस बुक वैल्यू और फिजिकल वैल्यू में, बुक स्टॉक और फिजिकल स्टॉक में. ओके, बुक मतलब जो पेपर में है, फिजिकल मतलब जो आंखों के सामने है. डिफरेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट सच एज फायर, फ्लड शुड बी रिटन ऑफ. हाँ, व्हाट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट? देखो, आग मैनेजमेंट तो नहीं बचा सकता है, फ्लड्स मैनेजमेंट दे कैन ट्राई टू प्रिवेंट इट, बट बचा थोड़ी सकते हैं. तो उसके वजह से बुक के स्टॉक में और फिजिकल स्टॉक में फर्क आ सकता है. तो वो तो अबनॉर्मल है, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. दीज आर नॉट चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू राइट समथिंग एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द क्लाइंट पेज फॉर इट, कस्टमर पेज फॉर इट. बट अगर फ्लड आया, फायर आया, तो क्लाइंट का थोड़ी कोई कसूर है. देयरफॉर कहा दीज आर नॉट चार्ज्ड. बट नॉर्मल लॉसेस में क्या आता है? कॉजेस. देखो, पहले तो है अवॉइडेबल. आप चाहो तो इफ यू आर स्ट्रिक्ट यू कैन अवॉइड दिस. अच्छा, व्हाट कैन यू अवॉइड? देखो, इनकरेक्ट मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, नेग्लिजेंस इन हैंडलिंग मटेरियल, केयरलेसनेस इन स्टोरेज ऑफ मटेरियल. मेनी अ टाइम्स the people handling, the employees, the workers handling the material, उठाया ग्लास का सामान है, गिरा दिया, उठाया 2-3 गिरा दिया. अरे ये हैंडलिंग में आप थोड़ा व्हाट यू कॉल डिसिप्लिन रहो. ओके, थोड़ा ध्यान दे के हैंडल करो, तो ऑटोमेटिकली जो नुकसान होता है वो कम हो जाएगा, वो अवॉइडेबल है, इट कैन बी अवॉइडेड. सो ऑटोमेटिकली द मैनेजमेंट विल से, हम लोगों ने कैमरा लगा के रखा है, आगे से आप लोग अगर ऐसे ही नुकसान कराओगे तो जो भी नुकसान कराएगा उसका हम लोग पगार काटेंगे. अनअवॉइडेबल कॉसेस, इसमें क्या आता है? यह है नॉर्मल, बट यू कांट अवॉइड इट. लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी आर अनअवॉइडेबल नॉर्मल लॉसेस. इवेपोरेशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ह्यूमिडिटी फैक्टर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बिकॉज दे आर क्लाइमेटिक कंडीशंस, वातावरण. मैनेजमेंट बोलेगा हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं? अगर एक साबुन को आप थोड़े टाइम के लिए बाथरूम में रखो बट उसका इस्तेमाल ना करो, तो साबुन के अंदर जो नमी होती है, मॉइस्चर, वाटर का कंटेंट, वो सूख जाता है. तो अभी वो साबुन का कसूर नहीं है, आपके बाथरूम का कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है, वो एनवायरनमेंट का कसूर है, एनवायरनमेंट. ओके, सो सिमिलरली देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, मेनी रॉ मटेरियल जिसको जब गोदाम में रखा जाता है, द एनवायरनमेंट इफेक्ट्स इट. सो द मैनेजमेंट नोज कि ये नुकसान होगा, तो करता क्या है ना, मैनेजमेंट पहले ही डिसाइड करके रखता है कि हमने इतना माल रखा है, 5% का नॉर्मल लॉस होगा, नॉर्मल कॉजेज की वजह से, वो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं. सो दिस पेज एक्सप्लेन्स टू यू कि स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है और व्हाट इज बीइंग वेरीफाइड, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फिजिकल वैल्यू, एंड देयर आर डिफरेंट कॉजेस.
देर आर abnormal, the management cannot do anything about it. नॉर्मल के अंदर देर इज अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल. अवॉइडेबल का मतलब आप थोड़े स्ट्रिक्ट रहोगे वर्कर्स के साथ तो अवॉइड कर सकते हो ये नुकसान, बट जो अनअवॉइडेबल है उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो क्लाइमेटिक सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है. सो टिल नाउ फ्रॉम द लास्ट लेक्चर टू टुडे, two things is what I've tried to teach you and show you the documents connected to that. एक था purchase or receipt of material, and today was issue of material. What are the documents involved? What is the valuation of both of them? क्या include है, क्या exclude है? I've showed you, and you can always pause the video, take a screenshot and keep it for your future reference. Okay, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. आपको कुछ करना नहीं है, but if you did understand the explanation, I would prefer it that if you like the lecture video, it's an encouragement, it's a booster shot for us to do well ahead. Lectures will continue. We will very soon move on to lectures which is connected to the practical solutions, and on Telegram platform उसका information हम share कर लेंगे. अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो. अगर कोई सजेशंस हैं हमारे लिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हो. तब तक आप अपना ख्याल रखिए. सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए. बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए. अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. टिल द टाइम वी मीट अगेन, आपका दिन और आने वाले दिन जब तक हम अगली बार ना मिले शुभ जाए, सुरक्षित जाए, और हम जल्द ही मिलेंगे. तब तक के लिए गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस. बाय फॉर नाउ.